नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। अब से कुछ देर बाद रायपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में देंगे संबोधन। दोपहर 2:45 पर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। अवनपुर स्थित प्रशिक्षण स्थल पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शाम 5:30 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। 6:45 पर नियमित विमान से दिल्ली रवाना होंगे। अवनपुर स्थित प्रशिक्षण स्थल पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:45 पर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। अवनपुर स्थित प्रशिक्षण स्थल पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शाम 5:30 बजे तक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। 6:45 पर नियमित विमान से दिल्ली रवाना होंगे। अब से कुछ देर बाद रायपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी बीजेपी की बड़ी चुनावी रणनीति। मंत्रियों और पदाधिकारियों को लड़ना होगा विधानसभा चुनाव। मंत्रियों को मैदान में उतरने के निर्देश। रास्ते मंत्री बने सदस्यों को विधानसभा चुनाव लड़ाना होगा। 5 एमएलसी कैबिनेट मंत्री बने हैं। बन गई है चुनावी मैदान में उतारने पर पूरी सहमति। स्वतंत्र प्रभार वाले 6 मंत्री और 3 राज्य मंत्री भी। एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लड़ सकते हैं चुनाव। 5 एमएलसी कैबिनेट मंत्री बने हैं। बन गई है चुनावी मैदान में उतारने पर पूरी सहमति। स्वतंत्र प्रभार वाले 6 मंत्री और 3 राज्य मंत्री भी शामिल। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी बीजेपी की बड़ी चुनावी रणनीति तैयार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक योग्यता का नया वर्गीकरण लागू कर दिया है। नई अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों के पदों पर को 7 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है और भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एग्जाम सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। के न्यूज़ ने छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित साध्य पीएससी अकादमी के डायरेक्टर से बात की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। काफ़ी बदलाव की ज़रूरत थी। समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। सीजी व्यापम पहले हुआ करता था तो इसमें हर एक पदों की भर्तियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी। अब सीजी व्यापम जो है सीजी एसएसबी यानी कि वो एसएससी की तर्ज पर काम कर रही है, जिसमें अब ये होगा कि कई सारी परीक्षाएं जिनमें योग्यताएं समान हैं तो उनको एक साथ पेपर लेकर कम समय में परीक्षा आयोजित होगी। इससे रिजल्ट जल्दी आएगा और लोगों को जो है भर्तियाँ पोस्टिंग जल्दी मिलेगी। तो आज के समय में बहुत ही खास बदलाव है जो बहुत उपयोगी है। सर, इसमें किस टाइप के बदलाव जो है ग्राउंड पे, जिसे आप मतलब जैसे कई सारे पद होते हैं, जैसे ब्रीथ वगैरह के जो पद होते हैं, इसमें भी कई प्रकार के नाउंस में बदलाव किए गए हैं, तो इन सब बदलावों को थोड़ा विस्तार से। हाँ, इसमें एक खास जो बदलाव सामान्य प्रशासन विभाग महानिधि मंत्रालय से जो आया है। पहले हम देखते थे कि चतुर्थ श्रेणी में जो भर्तियाँ होती थी, खासकर प्यून वृत्ति वगैरह के, उसमें 5वीं 8वीं पास को योग्यता मिलती थी। अब वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। कम से कम आपको 10वीं पास होना बेहद ज़रूरी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब 5वीं 8वीं वाले पास वालों का इस पर कोई यहाँ पर कहना चाहिए रोल नहीं है, सरल शब्दों में कहा जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के गरिमामय अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने जीवन में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों से इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है। दिमागी योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है।
ये हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़ अगली खबर का रुख कर लेते कासगंज जनपद के ढोलना कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के नगला थान गांव के रहने वाले एक दिव्यांग युवक के हजारा नहर में कूदने की आशंका से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय अशोक शारीरिक रूप से दिव्यांग था और पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहा था। उसका इलाज बरेली के एक अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि अशोक देर शाम घर से निकला और भगवानपुर पुल के पास पहुंचा, जहां से उसके हजारा नहर में कूदने की बात सामने आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेते बुलंदशहर जिले के शिकारपुर क्षेत्र में सड़कों और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शिकारपुर, पासू और छतारी इलाके से लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम शिकारपुर ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसडीएम ने इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण पर जल्द ही नगर पालिका का बुलडोजर चलने की तैयारी है। बाजारों और सड़कों पर दुकानदारों का अवैध कब्जा शिकायतकर्ताओं के अनुसार शिकारपुर, पासू और छतारी के मुख्य बाजारों और सड़कों के आसपास स्थानीय दुकानदारों ने भारी अतिक्रमण कर रखा है। दुकानों के बाहर फुटपाथों और सड़कों तक सामान फैलाकर रखने से रास्ते बेहद सकरे हो गए हैं। इसके कारण बाजारों में हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। एसडीएम मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम शिकारपुर ने कहा कि क्षेत्र की जनता को सुचारू आवागमन और बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है। हम लोग एक तो अवेयरनेस भी हमारा चलता रहता है कंटिन्यू कि कोई इस तरीके का अवैध अतिक्रमण फुटपाथ पे ना करें, और हमारा अभियान भी चलता रहता है। निरंतर हमने एक टीम बना रखी है जिसको हम भेजते रहते हैं, तो इस तरीके कोई अवैध अतिक्रमण ना हो पाए। यदि होता है तो हम लोग उसको हटाते हैं। हमने अपना वेंडिंग जोन भी बना रखा है और लोगों को, जो हमारे ठेला ठेरी वाले व्यापारी बंधु हैं छोटे, उनको हमने हिदायत भी दे रखी है कि वेंडिंग जोन में ही उसको अपना ठेला ठेली को स्थापित करें, इधर उधर अनावश्यक फुटपाथ पे अतिक्रमण ना करें। और इस संदर्भ में हम लोग कंटिन्यू अभियान भी चलाते रहते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से फुटपाथ पे जो, जैसे अगर बात करें फलों की दुकानें, ठेलियाँ लगी रहती हैं, अगर जैसे जो वाहन आते हैं, यातायात जैसे प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है, कोई ठेली अगर कोई बाइक टकरा जाती है तो वहाँ झगड़े की संभावना हो जाती है, तो उस दिशा में किस तरह का कदम उठाया जा रहा है? निश्चित रूप से इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। अभी इधर हमारी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनको निस्तारित करने के लिए हम लोग मंडे से पुनः फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने वाले हैं। जहांगीराबाद चुंगी से इस समय काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इस संदर्भ में, जैसे बिल्कुल जस्ट अभी आपने उठाया, तो इसको हम लोग अभियान चला करके इसका समाधान करेंगे। जनता से क्या उम्मीद है? जनता से मेरी यही अपील है कि कृपया किसी तरीके का अवैध अतिक्रमण ना करें। अगली खबर का रुख कर लेते देवरिया में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास में हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय स्थित स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में सुबह 6 बजे से योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्व सांसद, सदर विधायक समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने भी अभी बोला, हम यहाँ पे आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसको आगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू, एंड ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हम सारे इंडियंस के लिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि सुबह से यहाँ सब लोग लगे हुए हैं, अपनी पूरी ऊर्जा एक आज योग के लिए एकत्र करके,
और अगर मैं योग को कहूँ तो इसकी शुरुआत तो हमारे प्राचीन भारत से ही हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को, पूरे देशवासियों को और दुनिया में विभिन्न देशों के भीतर कर रहे योग के इस अभ्यास में शामिल सभी वहाँ के वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारत की एक प्राचीन परंपरा जिसके माध्यम से जीवन को स्वस्थ बना करके और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हमारे ऋषि और मुनियों ने। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ स्टेडियम में एकत्र हुए और सुबह जो प्रोटोकॉल था सुबह 6 बजे से लेकर के और अब तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के अनुसार योग किया। सभी लोग बड़े खुश थे, अच्छा पार्टिसिपेशन था यहाँ पे। और मेरा सबसे यही अनुरोध है, जैसे आज आए हैं वैसे ही वो प्रतिदिन यहाँ आकर के योग कर सकते। अगली खबर का रुख कर लेते। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बधैया अजीजाबाद में शुक्रवार की देर रात एक कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस आग लगी में चांद वस्त्रालय के गोदाम में रखा करीब 32 लाख रुपए मूल्य का कीमती कपड़ा और अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। देर रात भड़की आग की लपटें। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार रात करीब 3:45 की है। गोदाम के मालिक ने बताया कि रात में अचानक तार जलने की तेज महक आई। जब तक वे कुछ समझ पाते आग तेजी से फैलने लगी। उन्होंने आनन फानन में गोदाम में से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की तुरंत सूचना बाराचट्टी और शेरघाटी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना घटी है आपको? देखिए, हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे अंदर, तो महक कुछ महसूस हुआ, धुआं लगा तो हम लोग को लगा ऐसा कि कुछ जल रहा है। तो उठे तो देखें कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है, उसके कारण आग लग गया और पूरा एकदम धान लहर रहा था। तो उस वक्त हम लोग सब लोग सोए हुए थे नींद में, सारे लोग। क्या चीज लहर रहा था? ये हमारा कपड़े का ये था, गोदाम था। कपड़े में ज़्यादातर लहंगे का आइटम बहुत ज़्यादा था, महंगे वाला, समझ गए। पूरा धान लहर रहा था। फिर हम लोगों को आग के ऊपर नहीं काबू पाया गया तो हम लोग फ़ोन किए फायर ब्रिगेड वाले के लिए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद छोटा वाला फायर ब्रिगेड पहुँचे, लेकिन उस गाड़ी से आग के ऊपर नहीं पाया गया। तो इसके कारण फिर दोबारा शेरघाटी अंचल में फ़ोन किया, वहाँ से फिर बड़ा वाला दमकल आया। उसके बाद रेस्क्यू चला, 1 से 1.5 घंटा तक रेस्क्यू चला, लेकिन आग के ऊपर काबू तो पा लिए हैं, लेकिन बॉक्स में जो था वो लगी हुई थी। कितना बजे आग लगा था ये आपका? कितना, कैसे पता चला आपको कि यहाँ आग लगी है? हम लोग नींद में सोए हुए थे तो धुआं पूरा घर में रूम में भरने लगा ना, उससे एहसास हुआ क्या होगा। बाहर से देंगे तो पूरा जल रहा है। तकरीबन कितना बजे की मामला है? 3:30। तो क्या यहाँ आग बुझाने के लिए दमकल वगैरह की सुविधा है? आप बुलाया गया 20 मिनट के बाद आई थी, लेकिन आई। तो यानी आग पर काबू पा लिया गया था? जी हाँ, आग के ऊपर काबू पा लिया गया था, लेकिन बॉक्स में जो लगा हुआ था वो भी छोटा डंकल से नहीं काबू पाया, जब तक बड़ा डंकल शेरघाटी अंचल का है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम। कौन सा वस्त्रालय था आपका? चांद वस्त्रालय। कहाँ था? ठीक। सीधा लेकर चलते आपको हमीरपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। डॉक्टर मनोज प्रजापति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी श्री देवेश कुमार कोरी जी, सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद जी, क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे जी, वृक्ष किशोर गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी,
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे हमीरपुर की इस पावन धरा पर, जिसे राजा हमीरदेव ने अपने सौर पराक्रम के माध्यम से एक नई पहचान दी थी, जिसे देश की स्वाधीनता आंदोलन में पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक पहचान दी थी, और जिस बुंदेलखंड के वीरों ने देश आवश्यकता के लिए जब भी बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, ऐसी वीर भूमि हमीरपुर में मुझे आने का अवसर हुआ है। ऐसी पावन धरा को जिस मां यमुना और बेतवा के संगम पर बस सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, हमीरपुर में आए हैं तो आज 630 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी हमीरपुर पद को प्राप्त हो रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई दूं। ये विकास की योजनाएं आज इसलिए मूर्त रूप ले पा रही है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि देते शुरू करते, अच्छे विधायक गए हैं, अच्छी योजना को लेकर के आते हैं। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, माताएं और बहनें सिर में मिट्टी घड़ा लेकर के पूरी जिंदगी उसी में गुजार देती थी। पानी नहीं, ऐसा नहीं कि पानी कम रहा हो, यमुना जी और बेतवा जी का संगम जहां हो, वो जिनिया जनपद पानी के लिए तरसता था, नौजवान पहचान के लिए तरसता था। माफिया हावी थे, बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। परिणाम था कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर लोग सबकी निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा। बदलता हुआ भारत आज प्रातः काल आपने देखा होगा, दुनिया के लगभग 100 देश भारत की ऋषि परंपरा के प्राचीन विधा योग के साथ जुड़े थे। जब दुनिया के लाखों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे थे, तो न केवल वर्तमान बल्कि हमारा अतीत भी गौरवान्वित हो रहा था, और भविष्य भी अपने आने वाले समय के लिए प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा था। योग भारत की ऋषि परंपरा की देन है, भारत के योगियों की देन है, उन विभूतियों की देन है जिन्होंने योग की परंपरा के माध्यम से भारत की ज्ञान की विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई थी। आधुनिक काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता दिलाई, और आज हमने 12वें योग महोत्सव के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से भारत की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से, मोदी जी ने कुंभ के आयोजन को भी मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। भारत की परंपरा को अब दुनिया मान्यता दे रही है। अब पहचान का संकट नहीं है,
ये पहचान का संकट उन्होंने पैदा किया था जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस देश के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। बहनों भाइयों, आज इसी का परिणाम है। जब मैं पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड आया था, मैंने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया, लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, तो मैंने उस समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के पास अपना एक्सप्रेसवे है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, पहले बुंदेलखंड का नौजवान आर्मी में भर्ती होता था और जो उसके पास गोला और बारूद होता था वो दुनिया से मंगाया जाता था, आयात किया जाता था। अब गोला बारूद तोप मिसाइल ये सब यूपी में बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यूपी में बन रही है और यूपी के नौजवान की, भारत की सेना की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि लखनऊ में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान पर दागा गया, वह जान बचा करके, दुम दबा करके दुनिया के अंदर हाय तौबा करते हुए जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। यह है नया भारत की ताकत। अब नया भारत पहचान के लिए मोहताज नहीं और नए भारत की तर्ज पर यूपी ने भी अपनी पहचान बनाई है। हर घर नल की योजना अब बहन और बेटियों को राहत दे रही है। अब उन्हें विश्वास है कि हर घर नल की योजना में जीवन नहीं कटेगा, बल्कि पानी उनके घर तक पहुंच रहा है और अब वह उसके अतिरिक्त कोई नया कार्य भी कर सकती है। महिला स्वयंसेवी समूह कहीं पर बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में, कहीं पर ड्रोन दीदी के रूप में, कहीं लखपति दीदी के रूप में, कहीं वीसी सखी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रही है। बहनों और भाइयों, अब पुलिस की भर्ती होती है तो बुंदेलखंड का नौजवान भी हमीरपुर का, महोबा का, चित्रकूट का, बांदा का, झांसी, ललितपुर, जालौन, यहां के नौजवान भी अब उसमें भर्ती होते हैं। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होने देते थे। कोई योजना बनती थी और सफाई को ध्यान में रख के बनती थी। हमीरपुर को नहीं, महोबा को नहीं, बांदा और चित्रकूट को नहीं। आज तो योजना आपके लिए बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है, पेयजल की योजना बन रही है, कनेक्टिविटी की योजनाएं बन रही हैं। नए एयरक्राफ्ट आने के बाद जब चित्रकूट से ही वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी, बुंदेलखंड में बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। नई ट्रेन की सुविधाएं नए भारत में, वंदे भारत के रूप में, अमृत भारत के रूप में, नमो भारत के रूप में देखने को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, रात के लिए हम ही लोगों ने बस स्टैंड स्वीकृत किया था। तेजी के साथ उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं परिवहन विभाग से कहूंगा कि तेजी के साथ उसका निर्माण करें। मैंने तो यहां पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति में मैंने महाविद्यालय प्रबंध समिति से कहा था कि भाई देखो, हमें जो प्रस्ताव दे देगा मैं वहां विश्वविद्यालय बना दूंगा। देखो, शाहजहांपुर में अपना विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया मैंने। शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। इस सत्र में वहां प्रवेश प्रारंभ हो गए। भदोई में प्रस्ताव दिया, भवन और पूरी प्रॉपर्टी के साथ। इस सत्र में भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो गया।
लेकिन गलती यहाँ पे हमारी नहीं है। अभी तक मेरे पास स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय प्रबंध समिति का प्रस्ताव नहीं आया है। विश्वविद्यालय बड़ा होना चाहिए, विराट सोच के साथ, जिसमें अन्य जनपदों के महाविद्यालय भी संबद्धता ले सके, हजारों नौजवानों को हम आधुनिक शिक्षा दे सके, तकनीकी शिक्षा दे सके और भविष्य के ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ला करके यहाँ के नौजवानों के माध्यम से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए यहाँ के नौजवानों के लिए उनकी स्किलिंग के बड़े सेंटर को आगे बढ़ा सके। बहनों और भाइयों, मैं तो आज भी कहता हूं, प्रस्ताव जो भी देगा हम आप विश्वविद्यालय बना देंगे, कोई समस्या नहीं। राज्य सरकार सहयोग करने को तैयार है, लेकिन याद रखना विश्वविद्यालय एक विराट सोच का प्रतीक होता है। उस विराट सोच के अनुसार प्रस्ताव देंगे, तत्काल कार्रवाई होगी, उसके एक्ट बनाने पड़ते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।